Today in this lecture we are going to have look on chapter number 6, and that is apologizing. Section A, Section B and Section C. Section A apologizing, Section B scheming and Section C writing, and that is cohesive linkers. कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि इम्पोर्टेंट बता दें जो इसमें है। तो इम्पोर्टेंट जो होता है मैं हर यूनिट का आपको साथ का साथ बताती हूँ कि आपने इसमें से क्या याद करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज़ समझाने के लिए और क्या याद करने के लिए। जैसे मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल सारे जो आपको समझाए, मैंने आपको कहा 5 सेंटेंसेस इसके याद कर लें, 5 इनफॉर्मल के, 5 इसके रिक्वेस्टिंग के, 5 रिफ्यूजिंग के, ये सारे याद कर लें। क्योंकि पिछली दफ़ा आपकी मेजॉरिटी जानती किस वजह से फेल थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुक को रट्टा लगाया हुआ था और वो बुक वाले वो सवाल आए नहीं, जिसकी वजह से वो लिख नहीं सके। तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका पेपर पिछले बार की तरह कॉन्सेप्चुअल आ जाए। तो मैं आपको एक लफ्ज़ आपको समझाती हूँ, दूसरा आपको कहती हूँ कि इस तरीके से आप अगर ये चीज़ को प्रिपेयर करेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो आपने उस चीज़ को दिमाग में रखना, कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका पेपर आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमने पूरी बुक को पानी की तरह रट्टा लगाया हुआ है, वो हमसे लिखवा ले, हम ये कॉन्सेप्ट वाला नहीं लिखते। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है उन बच्चों की तरह जो पिछली दफ़ा फ़ेल हो गए उनकी तरह फ़ेल हो जाएंगे। तो आपको यफ़ा आपने सुनी होगी कि अल्लामा इकबाल का जो पेपर है वो बाहर से आता है, तो वो बाहर से नहीं आता, वो इसी बुक में से आता है, लेकिन सवाल बदल दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पीछे पढ़ा कि किसी का एक्टिविटी के अंदर हमने वो पढ़ा हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का तरीका एक स्टूडेंट अक्सा का। तो अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी मैट्रिक का लिखें, तो मैंने आपको बताया नहीं है उस वीडियो में कि आपने अक्सा को काट के अपने लिख देना है, अपनी मैट्रिक का क्या हमारे क्या फीलिंग्स थी, वो वाली लाइंस मैंने आपको कहा कि आप याद कर लें, आप उसको लिख दें आगे कॉलेज के लिए कि हमारा वो एक्सपीरियंस है, उस दिन हम खुश भी थे, थोड़े से सैड भी थे। तो अगर ये सवाल आ जाता है तो ये आउट ऑफ सिलेबस तो ना हुआ, ये सिलेबस के अंदर से ही आया, बस उन्होंने सवाल आपका चेंज कर दिए। दूसरा चीज़ आपकी इसके अंदर कोई भी तो इसके अंदर आपको ज़्यादातर सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। आपने देखे किसी यूनिट के एंड पे आपको कोई एक्सरसाइज नज़र आई है? एक्सरसाइज ही नहीं है आपकी, आपका सिर्फ थॉरली आपको चैप्टर दिया गया कि इसको पढ़ें, कॉन्सेप्ट लें और आगे पेपर को दें। आपको मैं यही समझा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट आपने इससे लेना है। मैं आपको एक एक लफ्ज़ की समझा रही हूँ, एक एक लफ्ज़ को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। इससे आपको समझना है, और जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। तो अगर मैं आपको कह दूँ झूठ बोलने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लें, आपका ऐसे पेपर हो जाएगा, ऐसे, तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैं ऐसी कोई झूठी सी वीडियो बना देती हूँ कि इंपॉर्टेंट लोगों क्वेश्चन अल्लामा इकबाल के ये हैं, आप वही याद कर लें और वो ना आए, तो किसका नुकसान है? आप ही का नुकसान है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि आपको जो होगा बुक के अंदर से ही, बाहर से नहीं आएगा, लेकिन सवाल बदल दिया जाएगा। पीछे आपको उन्होंने सारा का पढ़ाया, आपको ये कह सकते हैं कि आप अपने 10th का जो आपका लास्ट था स्कूल के अंदर डे, उसके बारे में लिखें, तो इसके अंदर किसका कसूर होगा? पढ़ाने अल्लामा इकबाल वालों का, आपका या मेरा, किसका कसूर होगा? तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट समझें और उसको खुद से करने की कोशिश करें। जहाँ आपको समझ ना आए आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूँगी, लेकिन अपने आप का नुकसान खुद ना करें। चलिए आप अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन ए अपोलोजाइजिंग। वी अपोलोजाइज व्हेन वी मेक अ मिस्टेक। हम उस वक्त किसी से माफ़ी मांगते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, और हैव डन समथिंग रॉन्ग, और कुछ गलत कर चुके होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझकर या बगैर जाने। देयर आर सम अदर रीज़न एज वेल फॉर विच वी सम टाइम यूज़ एक्सप्रेशन ऑफ अपोलॉजी। कुछ और भी वजूहत हैं जिनके लिए हम माफ़ी के एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न एंड एक्सप्रेशन फॉर मेकिंग एन अपोलॉजी। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि माफ़ी मांगने के लिए कौन से अल्फाज या एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं। द फॉलोइंग इज़ अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट, बेबी गर्ल एंड अ टीचर। Baby girl is always late for class, so the teacher is not very happy with her. एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान आपको डायलॉग दिया गया है, जिसके ज़रिए से आपको बताया जाएगा कि आप किन मौक़ों पर अपोलोजाइज़ करते हैं। टीचर, बेबी गुल प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट लेट फॉर क्लास एवरी डे। टीचर बेबी गुल को कहती है
कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप दोबारा या हर रोज़ लेट ना हों। बेबी गर्ल, आई एम इंडीड सॉरी टीचर, मैं वाकई में इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ टीचर, बट माई टांगा वाला कम लेट, लेकिन मेरे टांगे वाला ही लेट आता है। टीचर, इज़ इट एवरी डे दैट योर टांगा वाला इज़ लेट, क्या ये हर रोज़ की बात है कि आपके टांगा वाला लेट आता है? बेबी गर्ल, येस मैम, इट इज़ ऑलमोस्ट एवरी डे दैट माई टांगा वाला इज़ लेट, आई डू फील बैड। जी मैम, हर रोज़ ही मेरे टांगे वाला लेट आता है और इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। टीचर, यू कैन जॉइन द क्लास एज आई डू नॉट सी एनी रीज़न वाई यू शुड मिस अ लेसन। टीचर कहती हैं कि चलें आप क्लास को ज्वाइन कर लें, क्लास ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से आप ये क्लास मिस करें, बट प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू कम टू क्लास इन टाइम, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप क्लास के अंदर टाइम पर आएँ। बेबी गर्ल, येस टीचर, आई विल ट्राई, ठीक है टीचर, मैं कोशिश करूँगी। आई नो आई एम गिल्टी एंड परहैप्स आई विल आस्क माई फादर टू मेक अदर अरेंजमेंट फॉर मी टू गेट टू स्कूल इन टाइम, लेकिन ठीक है मैडम, मैं ट्राई करूँगी और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा गिल्ट है, यानी कि अफसोस है, और शायद मैं अपने अब्बू को कहूँ कि वो मेरे लिए कोई दूसरा इंतज़ाम कर दें जिसके ज़रिए से मैं स्कूल आ सकूँ। टीचर, इट्स गुड यू रियलाइज़ दैट इट्स योर फॉल्ट, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बेबी गर्ल, येस इट्स रियली इज़ माई फॉल्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। जी हाँ, ये मेरी ही गलती है और मैं आपसे इसके लिए सॉरी करती हूँ। तो इसके अंदर कौन से एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं जिनके ज़रिए से हमें पता चला कि वो अपोलोजाइजिंग की एक्सप्रेशन है। आई एम इंडीड सॉरी, आई डू फील बैड, आई नो आई एम गिल्टी, इट्स रियली इज़ माई फॉल्ट। तो ये एक्सप्रेशन है, आपने ये जो 4 एक्सप्रेशन है याद कर लेने। अगर आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि राइट द एक्सप्रेशंस ऑफ गिल्टी या अपोलोजाइजिंग, तो अपोलोजाइजिंग, गिल्ट, सॉरी, ये सारे एक ही वर्ड्स के मायने हैं। अपोलोजाइज होता है अपनी गलती को मानना, ये अपनी गलती, और सॉरी भी यही होता है, गिल्ट भी यही होता है, पार्डन भी यही होता है। तो ये 4-5, एक्सक्यूज़ भी यही होता है। एक्सक्यूज़ मी जो हम कहते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी का मतलब भी ये होता है मुझे माफ़ करें। तो ये 4-5 वर्ड हैं। अगर आपको वर्ड चेंज करके सवाल दे दिया जाता है तो आपने याद रखना है कि अपोलोजाइजिंग के जो सिनोनिम्स हैं वो है पार्डन मी, सॉरी, गिल्टी, अपोलोजाइजिंग खुद भी हो सकता है, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे। दिस एक्सप्रेशन आर ऑलवेज यूज टू अपोलोजाइज, जो हमने एक्सप्रेशन पढ़े वो अपोलोजाइज के लिए यूज़ होते हैं। एडिशनल वर्ड्स, एडजेक्टिव सच एज इंडीड, सो वेरी, एक्सट्रीमली, रियली, वेरी आर यूज टू मेक अपोलोजाइज स्ट्रॉन्गर, यानी कि असल जो वर्ड्स हैं ना वो है सॉरी, आई एम फीलिंग बैड, गिल्टी, फॉल्ट, ये सारे वर्ड जो हैं ये अपोलोजाइज़ के लिए हैं, यानी सॉरी करने के लिए हैं। लेकिन जो ये है ना, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, उसके बाद इंडीड आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये सारे जो हैं ये एडजेक्टिव हैं और ये अपोलोजाइज़ को, ये सॉरी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आप वाकई में अपनी गलती पर शर्मिंदा, ये उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। अब नीचे आपको एक और डायलॉग दिया गया है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट और लॉयर का है। मजिस्ट्रेट, मिस्टर नदीम, वी आर वेटिंग फॉर यू टू डिफेंड योर क्लाइंट। मिस्टर नदीम, हम ये वेट कर रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करेंगे, यानी कि अपने जो आपका है मुवक्किल उसके हक़ में दलाइल दें। लॉयर, आई एम सो सॉरी सर, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट by 15 minutes as I was attending another client's case in the session court. My munshi ought to have represented the case. लॉयर कहता है कि सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं इसके लिए सॉरी करता हूँ कि मैं 15 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं अपने दूसरे क्लाइंट का केस जब सेशन कोर्ट के अंदर उसके दलाइल दे रहा था। माई मुंशी, और मेरे मुंशी ने कहा कि वो इस केस को आगे रिप्रेजेंट करेगा। मजिस्ट्रेट, इन दैट केस योर मुंशी ought to have come and informed my staff to change the order of case. तो आपके मुंशी को, मजिस्ट्रेट कहता है कि आपके मुंशी को चाहिए था कि वो यहाँ आकर मुझे बताता ताकि मैं इस केस को आगे पीछे कर देता, यानी कि तारीख को बदल देता। लॉयर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। सर मैं इस के लिए बहुत सॉरी हूँ कि आपको इतनी जहमत हुई। आई वॉज एन ओवरसाइट ऑन माई पार्ट, आई शैल बी केयरफुल इन द फ्यूचर, यानी कि मैंने अपनी बेपरवाही का मुजाहरा किया, इसलिए मैं अगली दफ़ा फ्यूचर के अंदर अपनी इस बात का ख्याल रखूँगा।
Magistrate, kindly be yourself next. Kindly be careful next time as another case suffer when timings are not observed. मजिस्ट्रेट कहता है कि आपको अगली दफ़ा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक केस टाइम पे प्रोसीड नहीं होता तो अगले केस जो अगली बारी जिस बंदे की होती है उसका फिर नुकसान होते हैं. लॉयर, येस सर, इट्स माई फॉल्ट, आई एम रियली सॉरी, आई विल मेक बेटर अरेंजमेंट नेक्स्ट टाइम. ठीक है सर, ये मेरी गलती है, अगली दफ़ा मैं इसको एक बेहतर इंतज़ाम करूँगा. अब नीचे वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. द फॉलोइंग आर फ्यू मोर एक्सप्रेशन फॉर अपोलोजाइजिंग. ओह, एक्सक्यूज़ मी भी है. ओह तो वैसे ही हमने कहा दिया. एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मी, ओह डियर, व्हाट अ पिटी. तो ये चार और वो चार जो पीछे हमने पेज नंबर 130 पे पढ़ेगी. अब इन डायलॉग्स के अंदर ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है डायलॉग से कि अपोलोजाइजिंग क्या होती है. आपने सिर्फ इतना याद करना है कि चार वो वाले जो मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताए सॉरी के, और चार पेज नंबर 130 पे और पेज नंबर 131 पे, ये चार एक्सप्रेशन आपने बस याद कर लेने हैं. और इसको आप अपनी अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे ना, आप आई एम सॉरी के बजाय कह दें आई फील अपोलोजाइज फॉर इट, इट्स माई फॉल्ट, पार्डन मी, तो आपको ये याद रहेंगे, आपको भूलेंगे ही नहीं. अपोलोजाइजिंग इज़ इफ़ेक्टिव ओनली व्हेन वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. अपोलोजाइज हम कर तो लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम पे जो काम किया जाए वही ठीक होता है. अपोलोजाइज वो कहते हैं कि किन स्टेप्स के अंदर आपके जो अपोलॉजी है, सॉरी करना या आपकी माफ़ी मांगना किन सूरतों के अंदर ठीक होगा. अपोलोजाइज क्विकली, अदरवाइज इट विल बी टू लेट. यानी कि टाइम पर अपनी गलती को माने, अपनी सॉरी करें, वरना वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स गलती भी हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हमने पीछे एक स्टूडेंट का पढ़ा और टीचर का, अगर वो स्टूडेंट अपनी टीचर को ना बताती अपनी असल वजह, तो क्या पता टीचर उसको स्कूल से स्टक ऑफ कर देती, उसको निकाल देती, उसका नाम खारिज कर देती. तो क्या होता कि उसके सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं होता. उस टाइम उसने एग्जैक्ट टाइम पे सॉरी कर लिया. एडमिट, एक्सेप्ट व्हाट वी डिड, उस चीज़ को माने जो आपने गलती की है. एक्सप्रेस योर सोरो और ग्राइफ, एक्सप्रेस योर सोरो और ग्रीफ, आप अपनी जो दुख है, आपने जो गलती की है उसके अंदर, उसकी वजह से जो आपको दुख हुआ है उसको एक्सप्रेस करें. आप ये बताएं कि आपको गलती करके खुश नहीं है, आप बताएं कि आपको बुरा लग रहा है, ताकि अगले बंदे को ये तो एटलीस्ट लगे ना कि आपको कोई खुशी नहीं हुई है करके, तब भी आपकी सॉरी जो है वो एक्सेप्टेबल होगी. अगर आप कहें कि सॉरी लेकिन मैं हूँ बड़ी खुश, तो आपकी सॉरी किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं होगी. बी सिंसियर बाय स्पीकिंग फ्राम हार्ट एंड फीलिंग द अदर्स पेन. सीरियसनेस का मुजाहिरा करें और दूसरों की पेन को समझने की कोशिश करें. गिव अदर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग. आप जब खुद माफ़ी मांग लेते हैं तो अगले को ये मौका दें कि वो क्या रिस्पांस में कहना चाहता है, यानी कि उसकी क्या फीलिंग्स है. बस सॉरी कह के अगले से ये ना कहे कि आपको हर सूरत में माफ़ करे, आप उसकी भी बात सुने. मेक अप फॉर द हार्म बाय डूइंग समथिंग गुड एंड ऑफरिंग कंपनसेशन. अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप अगले को कहें कि आप उसकी तलाफ़ी किन ज़राए से कर सकते हैं. आप पूछें उनसे कि जो मैंने गलती की है मैं इसकी तलाफ़ी किस लिहाज से कर सकती हूँ. लर्न फ्राम द एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे से सीखें. जस्टिस एंड फेयरनेस डिमांड दैट वी अपोलोजाइज एनी टाइम वी हर्ट्स अदर. इंसाफ का तकाजा यही है कि आप जितनी दफ़ा किसी को हर्ट करते हैं उतनी दफ़ा ही सॉरी करें, क्योंकि अगर आप 10 दफ़ा किसी को हर्ट करें और सॉरी एक दफ़ा करें तो वो काम नहीं बनेगा. जितनी दफ़ा आप हर्ट करते हैं तो इंसाफ का तकाजा है आप उतनी दफ़ा ही सॉरी करें. इस बुक के अंदर जो मुझे अब तक 6 चैप्टर्स में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कोटेशन है. देयर इज़ अ फेमस इंग्लिश सेइंग, सॉरी इज़ द हार्डेस्ट वर्ड. This is not because it is hard to pronounce or spell, but because we have to admit that we have done something wrong. इंग्लिश के अंदर ये मशहूर कहावत है कि सॉरी का वर्ड एक बहुत मुश्किल लफ्ज़ है. इस वजह से नहीं कि इसका स्पेलिंग मुश्किल है या इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, बट इसलिए कि ये मानना सबसे मुश्किल होता है कि इंसान के लिए कि मैंने गलत किया,
यानी कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ होती है कि वो मानता ही नहीं है कि मैंने गलत किया। तो जब इंसान ये मान लेता है कि मैंने गलत किया, ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से अगला हर्ट हुआ, तो इंसान को सॉरी करने में कोई मुश्किल नहीं आती। इन अपोलॉजी द स्पीकर एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई इंसान सॉरी करता है तो वो अपनी गलती को मान रहा होता है। वो से सॉरी ही से सॉरी बिकॉज ही नो ही हैज़ डन द रॉन्ग थिंग। इंसान जब सॉरी करता है तो वो इस बात को मान लेता है कि उसने कुछ गलत किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी दैट आई वॉज लेट। मैं सॉरी करता हूँ कि मैं लेट हो गया था। आई एम सॉरी दैट आई वॉज सो रूड। मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था या मैंने बुरा बर्ताव किया। दिस इज़ एन अपोलॉजी बिकॉज the speaker is saying that he did something he should not have done and now he feels unhappy about that. There are other ways of saying this. Apology, ये जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी, तो इसके अंदर ये अपोलॉजी क्या शो करती है कि कोई इसलिए सॉरी कर रहा है कि उसने वो कर दिया जिसको नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो सॉरी कर कि मुझे लेट नहीं होना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गया हूँ इसलिए मैं सॉरी कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा या बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया इसलिए मैं सॉरी करता हूँ। दिस फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुडंट हैव डन, फॉर एग्ज़ाम्पल आई शुड नॉट हैव डन व्हाट आई डिड यस्टरडे। वो एडमिट फॉल्ट कहते हैं। वो इस सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि आई शुड नॉट हैव डन व्हाट आई डिड यस्टरडे। मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने कल किया। तो ये होता है अपनी गलती को मानना। फॉल्ट होता है अपनी गलती को मानना। आई एम रियली एंग्री विद माई सेल्फ ऑफ व्हाट आई डिड। ये होता है रिग्रेट। अपनी गलती पर पछतावे को रिग्रेट कहते हैं। गिल्ट भी इसका सेकंड वर्ड गिल्ट भी है और रिग्रेट भी है। तो जहाँ पर गिल्ट और रिग्रेट का वर्ड आ जाए ना, तो आपने ये समझना कि अपनी गलती पर पछतावे के सेंस में ये यूज़ हो रहा है। इसमें वो कह रहा है कि मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ कि मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये तो रिग्रेट शो करना, अपनी यानी कि नदामत को शो करना कि मैंने क्यों ऐसा कर दिया, अपनी ज़ात को कोसना हम जिसको कहते हैं, वो होता है रिग्रेट या गिल्ट। अपोलोजाइज कैन बी इनफॉर्मल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी करती हूँ, शर्मिंदा। लुक, आई नो आई वॉज रॉन्ग, इट्स माई फॉल्ट। देखो, मुझे ये पता है कि मेरी गलती थी, मैं इसके लिए कसूरवार थी। तो इनफॉर्मल कब होता है? आई गेस मैंने देखा है कि आपकी जो थर्ड चैप्टर है ना, उसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, वो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से डिटेल में बनाई थी, लेकिन वो मैंने अपलोड भी की, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से ड्यू टू सिग्नल्स प्रॉब्लम वो नहीं गई और वो डिलीट भी हो गई मेरी गैलरी से। तो इंशाल्लाह जब ये मैं आपके 9 चैप्टर्स बना लूँगी तो वो जो आपका थर्ड का सेकंड पार्ट रहता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग वाला, तो इंशाल्लाह वो मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपने याद रखना है कि जब 9 चैप्टर के बाद एक और वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है, उसके अंदर मैं जो आपका थर्ड का जो रहता है वो आपको इंशाल्लाह कवर कर दूँगी। मैंने अभी देखा कि आपका सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, थर्ड का जो सेकंड पार्ट है ना, गेसिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड और पंक्चुएशन, ये वाला मैंने आपको 4 चैप्टर में भी इसका आया था ना, गेसिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड और पंक्चुएशन, उसमें थोड़ा सा करवा दिया। लेकिन जो उससे पहला चैप्टर है थर्ड के लास्ट पे सेकंड पार्ट, बी सेक्शन और सी सेक्शन, गेसिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड और उसके बाद और पंक्चुएशन वाला, वो वाली वीडियो आई गेस मिसिंग है। तो 9 चैप्टर के बाद आप देख लीजिएगा कि मैं इंशाल्लाह वो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी, आपने उसको भी देख लेना है। मैंने बनाई थी लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो गई। वो सेकंड चैप्टर का मैं इस वजह से भूल गई कि सेकंड चैप्टर का कल किसी बच्ची ने कहा था कमेंट में कि उसको सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो नहीं मिल रहा, तो मुझे लगा कि शायद वो जो वीडियो डिलीट हो गई है तो वो सेकंड ही थी। तो आपने ना जाके एक वीडियो के अंदर मैंने लिंक दिया, उसमें देख लीजिएगा, जहाँ आपने कमेंट किया उसी के आसपास मैंने लिंक दिया है।
तो आपने वहाँ से जाके सेकंड जो है ना पार्ट उसकी देख लेने हैं, वीडियो है आपकी उधर। वो थर्ड की मिस हो गई है, तो वो इंशाल्लाह मैं बना दूँगी, लेकिन सेकंड का आपका पूरा चैप्टर है इस पर, सिर्फ थर्ड की मिस है और वो इंशाल्लाह मैं बना दूँगी। नेक्स्ट हो गया अपोलोजाइज कैन बी फॉर्मल। फॉर एग्जांपल, वी रिग्रेट टू अनाउंस द लेट डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट टू मुल्तान। फॉर्मल अब किस लिए होता है हमने पढ़ा है, अब अपने दिमाग में रिकॉल करें। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या इनफॉर्मल ग्रेटिंग क्या होती है? वो जो हम अपने हम उम्र क्लासमेट्स एक कलीग से या अपनी उम्र के लोगों से कर रहे होते हैं बातचीत या प्रॉमिस या रिक्वेस्ट या ये सारी चीज़ें, अपोलोजाइज़ करना, ये सारे इनफॉर्मल में आ जाते हैं। लेकिन फॉर्मल क्या होता है? जब हम अपने से बड़ों से किसी भी लिहाज से बड़े हों, प्रोफेशन में बड़े हों, एज के लिहाज से बड़े हों, तो उनसे हम फॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल अपोलोजाइज़ क्या है कि हमें ये कहते हुए ये ऐलान करते हुए नदामत महसूस हो रही है कि जो मुल्तान को फ़्लाइट जाएगी वो लेट जाएगी। मिस फाइज़ा रिग्रेट दैट शी इज़ अनएबल टू लंच टुडे। तो मिस फाइज़ा को आज ये रिग्रेट रहेगा कि आज वो लंच नहीं कर सकी। वही जो मैंने आपको पीछे बताया, द नाउन अपोलॉजी और द वर्ब apologize often used in formal apology. Adjective are sometimes used to stress the apology and to make it strong. For example, Mr. Rana sent his deepest apologies for not attending the meeting. Deepest is the adjective, यानी कि apology तो माज़रत होगा। अब deepest से हमें ये फैक्ट मिला कि बंदा बहुत ज़्यादा माज़रत भेज रहा है, बहुत ज़्यादा माज़रत फील कर रहा है या दुख फील कर रहा है कि आज की वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा। तो ये जो डीपेस्ट, सो, रियली, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं इनके ज़रिए से अपोलॉजी मोर डीप होती है। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले इन आंसरिंग योर कॉल। तो इसके अंदर कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो इसके अंदर सिंपल यही लग रहा कि किसी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, नदामत। लेकिन अगर यहाँ पर होता है वी रियली अपोलोजाइज, उसके मतलब होता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा हमारी जो अपनी गलती को एडमिट कर रहा है। प्लीज़ एक्सेप्ट अवर मोस्ट सिंसियर अपोलॉजी फॉर दिस एरर। इस गलती के लिए हमारी बहुत ज़्यादा संजीदा जो हमारा सॉरी है वो एक्सेप्ट करें। इसके अंदर भी जो मोस्ट सिंसियर है वो एडजेक्टिव है, जिसकी वजह से हमारी जो माजरत है उसके अंदर ज़्यादा वज़न पैदा हो गया कि ये शो कर रहा है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास है। गिविंग रीजंस एक्सक्यूज़ फॉर अपोलोजाइजिंग। अब आपने जब अपोलोजाइज़ करना है, अपनी गलती को माना है, तो आपने कैसे रीजंस देने हैं? अपोलोजाइज आर ऑफन फॉलो बाय एक्सक्यूज़। आप जब किसी से एक्सक्यूज़ करते हैं तो आप बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आप वजह बताते हैं अपनी गलती की। An excuse is sometimes offered to show that what we have done wrong was not really our fault, or at least that we did not mean to upset someone. बाज़ दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि सीधे डायरेक्ट हम किसी से माज़रत कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी गलती जो हमने की होती है उसके लिए हम दलाइल भी देते हैं, उसकी वजूहात भी बताते हैं कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये गलती है कि मैं लेट आई हूँ, लेकिन अगर मैं आपको साथ में ये वजाहत भी अपनी टीचर को दूँ कि मैं किस वजह से लेट आई। जैसे हमने इस डायलॉग में पढ़ा कि उस बच्ची का जो टांगे वाला था वो लेट आया। तो समटाइम्स हम अपनी अपोलॉजी जब करते हैं तो उसके साथ रीज़न्स भी देते हैं, जिसके अंदर हमारा बिल्कुल थोड़ा सा कसूर और आधा कसूर किसी और का, तो वहाँ पर हम रीज़न्स भी देते हैं या एक्सक्यूज़ भी देते हैं। एक्सक्यूज़ भी वजह को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज सो हंग्री आई ईट द रेस्ट ऑफ द केक, आई एम सॉरी। यानी कि मैंने गलती तो की, केक खा लिया, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी, इस वजह से मैंने खा लिया। सॉरी आई एम लेट, आई कुडंट फाइंड अ टैक्सी। सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली। आई एम सॉरी आई डिडंट नो दिस वाज योर सीट। सॉरी मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी सीट है। विद अपोलोजाइज वी कैन से डायरेक्टली दैट वी डिड नॉट अटेंड टू अपसेंट समवन। फॉर एग्ज़ाम्पल अपोलॉजीज़ के ज़रिए से यानी माज़रत के ज़रिए से हम ये दूसरे को बता सकते हैं कि हमारी डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं थी उनको हर्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिड नॉट मीन
टू थ्रेटन यू। आई एम सॉरी, मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं आपको किसी तरीके से कोई ख़तरा आपको मुझसे महसूस हो या आपको कोई हर्ट हो। ये इनफॉर्मल तरीका है। विद डीपली रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस एज दिस वाज नॉट अवर इंटेंशन। ये फॉर्मल। हम बहुत ज़्यादा आपसे शर्मिंदा हैं इस आपको जो तकलीफ़ हो इसके लिए, क्योंकि ये हमारे कोई ऐसी अटेंशन नहीं थी। ये हो गया फॉर्मल। एंड एक्सक्लेमेशन कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जब आपने किसी को बताना हो, किसी को आवाज़ देनी हो या किसी से डायरेक्ट बात करनी हो तो एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह डियर, आई एम सॉरी, डिड आई हर्ट यू? ओह नो, आई डू अपोलोजाइज, लेट मी हेल्प यू पिक इट अप। नेक्स्ट हो गया, अपोलोजाइजेस आर आल्सो यूज्ड विद रिफ्यूजल्स और टू गिव बैड न्यूज़। अक्सर हम इसलिए भी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसके अंदर हमने किसी को इनकार करना हो तो तब भी हम अपोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अफ्रेड योर टीम लॉस्ट, यानी कि मुझे ख़तरा है कि तुम्हारी जो टीम है वो ख़त्म हो जाएगी। आई एम सॉरी, लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, लेकिन हमने पीछे पढ़ा कि कॉन्टेक्स्ट की सूरत में समटाइम्स सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। आई एम अफ्रेड योर टीम लॉस्ट, यानी कि आप तुम्हारी टीम या हार जाएगी या ख़त्म हो जाएगी या हार जाएगी। आई एम सॉरी देयर वाज नथिंग वी कुड डू, मैं इसके लिए सॉरी करती हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके। योर कार नीड एक्सपेंसिव रिपेयर, आई एम सॉरी, आपकी कार को ज़्यादा एक्सपेंसिव रिपेयरिंग की ज़रूरत है। आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू 10,000, माजरत, लेकिन मैं आपको 10,000 रुपये नहीं दे सकती। तो हमने ये भी देखा कि हम जब माजरत कर रहे होते हैं तो उसका सिर्फ ये मतलब इस सिचुएशन के अंदर यूज़ नहीं होती कि हमने अपनी गलती माननी है या किसी से माजरत करनी है। समटाइम्स हम किसी को रिफ्यूज़ल भी कर रहे होते हैं, यानी कि किसी को कोई काम करने से हम इनकार कर रहे होते हैं, या कोई काम वो कर रहे होते हैं जो सामने वाले के लिए थोड़ा हार्ड है, जैसे आपकी कार की एक्सपेंसिव रिपेयरिंग होगी या मैं आपको 10,000 रुपये नहीं दे सकता, तो सामने वाले के लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बनेगा। तो इनकार के लिए भी हम अपोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं। There are some more example of reasons for apology. I could not come to your party because my car broke down. मैं तुम्हारी पार्टी पर नहीं आ सकी क्योंकि मेरी गाड़ी टूट गई थी। As it was raining, I'm late for work. क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आई, इसलिए मैं काम पर नहीं आई। My father was in hospital, therefore I was late for the meeting. मेरे अब्बू अस्पताल में थे इसलिए मैं मीटिंग पर देर से आई। I'm not well, मैं ठीक नहीं हूँ, and apologize that I will not be able to come tonight. मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आज रात नहीं आ सकूँगी। एक्टिविटी नंबर 1 में आपको कुछ दी गई हैं अपोलोजाइजेस, तो आगे आपने उनके रीज़न बताने हैं। फर्स्ट है, यू हैव नॉट फिनिश योर लंच, तुमने अपना खाना ख़त्म नहीं किया। तो ये किससे होगा? डी से मैच होगा। इसका क्या आएगा? आई एम सॉरी आई एम रियली फुल, मैंने इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। आर यू कमिंग फॉर द पार्टी टू नाइट, क्या तुम रात को पार्टी पर आ रही हो? नो सॉरी आई डिडंट थिंक आई कैन मेक इट, मैं सॉरी कहती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं रात को आ पाऊँगी। यू आर लेट एंड नाउ वी विल मिस द फिल्म, तुम लेट आई हो इसलिए अब मुझे लगता है कि हम फिल्म नहीं देख पाएंगे। आई एम सॉरी बट आई मिस्ड माई बस, मैं माजरत खाऊँ क्योंकि मेरी बस लेट आई है, मैंने बस नहीं मिल सकी मुझे। डिड यू गेट द ग्रोसरीज, क्या तुमने ग्रोसरी खरीदी? आई एम रियली सॉरी बट द शॉप वाज क्लोज, ग्रोसरी मैं नहीं खरीदी क्योंकि दुकान बंद थी। डिड यू टेक द डॉग फॉर वॉक, क्या तुम कुत्ते को वॉक के लिए ले जाओगी? आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट फाइंड हिम, मुझे वो मिला ही नहीं है। कंप्लीट, आगे आप एक्टिविटी नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस एंड फिल द ब्लैंक्स गिविंग अ रीज़न फॉर अपॉलॉजी। आप अपॉलॉजी यानी कि आप सॉरी कर रहे हैं, उसके आगे आपने रीज़न भी देना है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप लिख लें, आई कैन नॉट कम टू लाहौर बिकॉज आई एम बिज़ी, तो आप यहाँ पर लिख लें बिकॉज आई एम बिज़ी। नेक्स्ट टाइम, आई कैन नॉट कम टू लेक्चर, I have an urgent piece of work, therefore I cannot come to the lecture. ठीक। नेक्स्ट आ गया, आई एम indeed sorry. Firoz apologized to his friend for not showing up because he was suffering from fever. Next आ गया, Rahila told Nahid that she stepped over her because I was misled by someone, कि मैंने तुम पर चढ़ाई कर दी
यानी कि तुम पर गुस्सा किए इस वजह से कि मुझे किसी ने गलत तुम्हारे बारे में बात बताई। आई वॉज मिसलीड बाय समवन। आपने सॉरी कर ली। अब सामने वाले बंदे का काम होता है कि रिसीविंग एन अपॉलॉजी के किस तरीके से, अगर आपको कोई सॉरी करे तो आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। As you have read, there are reasons for an apology. Similarly, there are responses to apology. Responses mean how the person react to the apology. The responses to apologies depend on the situation and the personality of the person who is responding. तो जैसे अपोलॉजी के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो गलती हो गई। अब जिसको सॉरी किया जा रहा है उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो आगे से कैसा जवाब देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी लड़ाके बंदे से अपॉलॉजी कर रहे हैं और वो आपको माफ़ नहीं करता तो उसका जवाब डिफरेंट होगा उस बंदे से जो आपको माफ़ करने को तैयार है, जो एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। या आपने गलती ऐसी की है जो काबिले माफ़ी है तो उसका जवाब डिफरेंट होगा निस्बत उस गलती के जो काबिले माफ़ी नहीं है। Here are some apologies and their responses. अब पीछे मैंने आपको पेज नंबर 130 पे, अब गौर से सुने, पेज नंबर 130 पे, पेज नंबर 131 पे आपको चार अपॉलोजी के आपको एक्सप्रेशन याद करने को कहे हैं। ये एक्टिविटीज़, ये डायलॉग्स, या आपने कुछ भी याद नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ाए हैं। देयर आर सम अपॉलोजीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर आपको 4 अपॉलोजीज़ दी गई हैं और उनके रिस्पॉन्सेज। अब आपने ये 4 रिस्पॉन्सेज भी याद कर लेने हैं, इनको अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करना है। आई एम सो सॉरी, तो अगर आपको कोई के आई एम सो सॉरी तो आप कहेंगे इट्स ऑल राइट। अगर आपको कोई के एक्सक्यूज़ मी तो आप कहें दैट्स ऑल राइट। अगर कोई आपको कहे पार्डन मी यानी मुझे माफ़ करें तो आप कहें दैट्स ओके। अगर कोई आपको कहे आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ, कि आप कहें आई डज़ नॉट मैटर, दैट्स नो प्रॉब्लम। यानी कि आप कहें कि कोई मसला नहीं है, यानी कि कोई मसला नहीं है, आई एम ओके।